हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, कल सर के द्वारा मौर्य काल को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। आज मैं मौर्य काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर किसने मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो नंद वंश की बात करते हैं। सबसे पहले तो नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महापद नंद द्वारा की गई थी, जिन्हें अपरशुराम के नाम से भी जाना जाता था, क्षत्रिय विनाशक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, और द्वितीय परशुराम भी उन्हें कहा जाता था। तो उस वंश के आखिरी शासक कौन थे? घनानंद। घनानंद को कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराया गया और 322 ईसा पूर्व, कब? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इतना आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो जब मौर्य काल था तब मगध की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर है सर, उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, जैसा अभी हाल मैंने आपको बताया था, घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीक विद्वानों ने सेंड्रोकोटस किसे कहा है? तो ग्रीक विद्वान जो थे, सेंड्रोकोटस किसे कहा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। मेनली इसे बिसल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिसल कहा जाता था मौर्य वंश के राजाओं को, यानी निम्न कुल का इन्हें बताया जाता था, ठीक है। ये एक लेखक ने बोला था इन्हें क्या? बिसल। बिसल यानी निम्न कुल का मौर्य राजाओं को बताया गया था, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूनानी राजा ने यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंचाया था? अब मेगस्थनीज कौन है? सर, मेगस्थनीज जो है, इनके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें पाटलिपुत्र का हमें वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? पाटलिपुत्र का हमें वर्णन देखने को मिलता है। आपको याद रखना है। अब यहाँ पर पूछा है कि किस यूनानी राजा ने मेगस्थनीज को पहुंचाया था? तो किसने पहुंचाया था? सेलुकस प्रथम निकेटर द्वारा पहुंचाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेलुकस प्रथम निकेटर इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन करता है? तो यहाँ मेनली कौन सा करता है? मुद्रा राक्षस करता है, कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य कैसे आए शासन में। इसका वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है? मुद्रा राक्षस में देखने को मिलता है। और यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सर, विशाखा दत्त द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था, ठीक है। फिर इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य या चंद्रगुप्त विष्णु दत्त के द्वारा उसे लिखी गई थी। आपको याद रखना ये तीनों पुस्तक, क्योंकि यहाँ से सीधे पूछा जा सकता है मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, और इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो अभी मैंने बताया किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। उनका नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। इनके द्वारा सप्तांग सिद्धांत बताया गया था कि 7 राजा कैसे होते हैं। ये सब बातें कौटिल्य के द्वारा कही गई थी। देखो, एक और बात मैं बता देता हूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? भद्रबाहु उनके गुरु का नाम था, ठीक है। और इनके द्वारा इन्हें कौन सी शिक्षा दी गई थी? जैन धर्म की शिक्षा दी गई थी, ठीक है। दीक्षा या शिक्षा दी गई थी। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, वो उसने कौन सा धर्म अपनाया था? तो जैन धर्म अपनाया था। आपको याद रखना है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, पर चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनने कौन सा? जैन धर्म अपनाया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने वाली थी, तो अंतिम समय ये कहाँ चले गए थे? श्रवण बेलगोला चले गए थे।
कहाँ चले गए थे? श्रवण बेलगोला। मैंने आपको पहले ही बताया था जैन धर्म जब अपन पढ़ रहे थे कि यहाँ पर क्या है, बड़े बाबा का मंदिर है। यहाँ पर 12 सालों में मत महाभिषेक किया जाता है और ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पे था, कि यहाँ भैया पूछ रहा है कि कौन सा अभिलेख यह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो हमें दक्षिण भारत में भी देखने को मिलता है। मेनली क्या है कि जैसे मान लीजिए ये भारत है, इधर वाले क्षेत्र में मगध साम्राज्य ने जो महाजनपद थी इधर फैली हुई थी, पर ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने उनके राज्य का विस्तार कहाँ? दक्षिण भारत में भी कहा गया किया। तो उसका वर्णन हमें किस अभिलेख में मिलता है? तो सर उसका वर्णन हमें रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से मौर्य शासक ने अपने अंत समय में जैन धर्म को अपनाया था? मैंने अभी हाल आपको बताया था, भद्रभाऊ से शिक्षा ली इन्होंने, और जब अंतिम समय था, जब श्रवण बेलगोला में जाके रहने लगे थे, तो ये कौन थे? तो सर चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपने आखिरी समय में क्या किया था? जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। फिर आगे आइए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? सर सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसे? सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर को हराकर इसकी एक बेटी थी केनेलिया नाम की। किस नाम की थी? केनेलिया नाम की इसकी एक पुत्री थी। केनेलिया या कानलिया भी कहीं लिखा रहता है। कानलिया नाम की एक पुत्री थी, उससे इसका विवाह हुआ था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन होता है? बिंदुसार होता है। आपको याद रखना है। देखो दोस्तों 20 मिनट की क्लास होती है मैक्सिमम अपनी, डेली अपन पढ़ रहे हैं 20 मिनट का। आपसे मैं बता रहा हूँ कि एक की स्पीड में नहीं दिखता तो आप क्या कीजिए 2x स्पीड कर लीजिए, पर इस क्लास को जरूर देखिए। कभी आपको याद करना है, आगे सिलेक्शन लेना है तो आपको करना पड़ेगा। कभी आपको सिलेक्शन नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं और कमी करता हूँ प्रश्न लाने की, आप बोले तो। पर मेरा यही उद्देश्य है कि जब हमने इतनी अच्छी सीरीज चालू की है और आपके सिलेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे साथ काम करना पड़ेगा। आप काम नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे आज की डेट में मान लीजिए लूसेंट की क्लास 2000 लोग देखते हैं। अब करंट जब इसकी बात आती है एमसीक्यू की, तो उसमें क्या होता है कि 10, 20, 30% ही बचते हैं। तो वो क्या है कि आप अपने नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप क्या कीजिए, दोनों क्लास देखिए, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। कभी नहीं है होती फ़ायदेमंद तो मैं लेके नहीं आता क्लास। हमने हमेशा आपके सिलेक्शन के लिए ही बात की है। और कभी आपको विश्वास नहीं होता है तो जो प्रीवियस ईयर का एमपीपीएससी प्री था, उस टाइम हमने जो आपको लास्ट टाइम में भी क्लास दी, लास्ट के 20 दिन में, आप उसे उठाइएगा और उसमें से आपको सीधे सीधे पूरे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। करंट अफेयर की क्लास उठाइएगा, एमपी की जो मैंने पढ़ाई थी, उसमें जितना भी करंट अफेयर पूछा एमपी का, पूरे प्रश्न उसमें से आए हैं। और वो कितने देर की क्लास थी? मात्र 1 घंटे की। तो यार बहुत एनालिसिस करके बनाता हूँ मैं क्लास। मैं ऐसा नहीं हूँ कि सर प्रश्न कहीं से भी कॉपी करके लाके आपने पटक दे, बिल्कुल नहीं। देखता हूँ कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उन सबको एनालिसिस करके मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। आपको तब भी कोई डाउट होता है कि सर हमें और भी डाउट आते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो मैंने आपको पहले भी अपना नंबर दिया है 8818867858। इस नंबर पे आप क्या कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो देखिए मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। टाइम ना देखते हुए सर अभी तो प्री का नोटिफिकेशन ही नहीं आया, हम मेंस का पढ़ेंगे, आप मेंस पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर मैं आपसे बोलूँगा 2 से 3 घंटे आप डेली प्री को दीजिए, क्योंकि प्री नहीं निकलेगा, कभी एक नंबर से भी रुक गया ना तो वो अपना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। फिर आपकी मेंस की जो तैयारी है वो धरी की धरी रह जाएगी। मैं आपसे नहीं बोलता आप कम से कम 12 घंटे पढ़ो, 12 घंटे में 3 घंटे प्री को दो और 9 घंटे मेंस को दो। और प्री को भी इस अकॉर्डिंग पढ़ो कि सर वो हमारे मेंस में कम से कम 3 नंबर का वो लिखवा दें। अब सर आपको इतना तो पढ़ाते ही हैं कि आप 3 नंबर का आराम से लिख सकते हैं। अब कितनी अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की, आप 3 नंबर का नहीं लिख पाएंगे क्या इससे? ऐसे ही सर ने भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, 3 नंबर में आसानी से लिख दोगे। तो मेरा यही मानना है कि बहुत अच्छी क्लासेस हैं, इन्हें कंटिन्यू देखिए, आपका ही भला होने वाला है। अन्यथा देखिए हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो पढ़ाते रहेंगे, जिसको सिलेक्शन लेके जाना है वो चला जाएगा।
पर मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग बाग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं इंदौर में आके, या बहन बेटी जो भी तैयारी नहीं कर पा रही घर पर रहकर, उन्हें इन क्लासों का फ़ायदा उठाना चाहिए, सिलेक्शन लेना चाहिए, समाज की एक मुख्य धारा में आने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। देखिए, शिक्षा ही वह चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, भले कैसी भी शिक्षा हो। मैं आपसे बोलूँगा, आप गैरेज पे भी काम करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना, तो वो आपके काम की, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में काम आएगी। इसी प्रकार शिक्षा है कि जिसने भी ग्रहण कर लिया वो भूखा तो नहीं मरेगा इस दुनिया में, ये 100% है। चाहे वो बैंक में काम करे, सिलेक्शन ना हो, कोचिंग में पढ़ाने लगे, खुद की कोचिंग खोल ले, ऐसे बहुत सारे आपके लिए क्या खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। तो मेरा यहाँ मानिए, पढ़िए, अपने अधिकारों को जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे अधिकार कौन से हैं, किसी से बोल सकें आप। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी पढ़ने से पहले। नहीं तो आपका कोई मोटो नहीं होगा ना कि यार मैं पढ़ क्यों रहा हूँ सिलेक्शन लेने के लिए, तो ये एकमात्र मोटो नहीं होना चाहिए। मेरा यहाँ मानना है कि मोटो आगे तक भी होना चाहिए कि लेट कभी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने जीवन में, मैं एक अच्छा इंसान तो बन ही जाऊँगा पढ़ के। नैतिक शास्त्र इसीलिए पढ़ाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि भाई आप जानें कि कैसे नैतिक रह सकते हैं आप अपने जीवन में, अपने आप से कैसे ईमानदार रह सकते हैं। तो सब्जेक्ट किसी भी जब सिलेबस एड ऑन होता है तो ऐसा उनका मानना नहीं है कि आप बहुत नॉलेजेबल इंसान बन जाओ, उनका यह मानना है कि आप इन सबको पढ़ के एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, एक अच्छे नागरिक बने, सेवा में आते हैं तो लोगों की सेवा उसी नैतिक रूप से करें। तो यह कुछ गवर्नमेंट के टारगेट होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, आपका ही भला है, इसमें कोई दूसरे का नहीं लेना देना है। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बगल वाले आपको खाना आके नहीं खिला देंगे, आपके माँ बाप ही खिलाएंगे। तो माँ बाप की खुशी के लिए ही पढ़ो, पर पढ़ो और डेली पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत आया था। तो सर जो बिंदुसार थे उनके दरबार में डायमेकस नामक राजदूत आए थे, ठीक है। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य में कौन आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य में आए थे सर मेगास्थनीज, और फिर बिंदुसार के में आए डायमेकस। दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना है। अब देखिए इनका पुत्र कौन हुआ बिंदुसार का, अशोक हुआ। पहले इनने अशोक को तक्षशिला पहुंचाया, फिर उसके बाद इनके शासन काल में अशोक कहाँ के, उज्जैन के राज्यपाल बन गए थे। तो आपको याद रखना, उज्जैन जब आ रहे थे वो मगध से, तो उन्हें विदिशा की एक राजकुमारी थी, उनसे वहाँ पर उन्होंने शादी की थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि वो विदिशा की राजकुमारी जिनके साथ अशोक का विवाह हुआ था उनका नाम क्या है, ठीक है। अब आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो मैंने अभी हाल ही में बताया, तक्षशिला पहले पहुंचाया था, फिर उज्जैन का उन्हें गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो भैया वो कौन थे, राजा अशोक थे। राजा अशोक ने क्या किया था कि जो अपने बड़े भाई थे सुसीम, उनकी हत्या कर क्या किया था, मौर्य साम्राज्य के राजा बने थे। पहले अशोक क्या बहुत क्रूर हुआ करता था, पर कलिंग का जैसे युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, तो इनका क्या हो जाता है, ये जब मार काट देखते हैं तो इनके दिल में बहुत ठेस पहुँचती कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, दुनिया ऐसी नहीं बनानी है, मुझे अच्छी दुनिया बनानी है। तो ये क्या करते हैं, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, कुरीतियों को दूर करने की बात करते हैं, फिर अपने अभिलेख स्थापित कराते हैं जिसमें इनकी शिक्षा मिल सके। तो अशोक ने फिर लास्ट में जाके बहुत अच्छा काम करा। स्टार्टिंग में अशोक बहुत बेकार राजा थे, क्रूर थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, सिंहासन पे बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की भी हत्या कर दी थी। और अशोक किसका पुत्र था, तो सर बिंदुसार का था। सर अब अपने 3 राजा पढ़ लिए, सबसे पहले आपने चंद्रगुप्त पढ़ाया, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आए, और बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो सर अशोक हुए। ये बातें आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर आएगी। फिर जो बिंदुसार थे उनका एक नाम क्या था, उसको भी याद रखना कि उनका एक नाम था अमित्रघात। ये किसका नाम था, अमित्रघात। बिंदुसार का एक अन्य नाम था, ये भी आपको याद रखना है। फिर अशोक का एक नाम क्या था, देवना प्रियदर्शी। देवना प्रियदर्शी किसका नाम था, तो अशोक का नाम था, यानी देवों का प्रिय इसे कहा जाता था। अमित्रघात किसे कहा जाता था, सर बिंदुसार को कहा जाता था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ठीक है।
फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत के गवर्नर थे? एमपीपीएससी ने पूछा था सेम के सेम प्रश्न। तो जब बिंदुसार की मृत्यु होती है उस समय वो कहाँ के गवर्नर थे? तो उज्जैन के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, देवना प्रियदर्शी देवों का प्यारा के नाम से किसे जाना जाता था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, किसको? अशोक को जाना जाता था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, धम्म महापात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था? तो धम्म महापात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन थे? तो अशोक थे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? तो सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में क्या होता है? अशोक का नाम हमें देखने को मिलता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, देवना प्रियदर्शी देवों का प्यारा के नाम से किसे जाना जाता था? तो अभी मैंने बताया अशोक को जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस द्वारा अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। एमपीपीएससी ने इसे भी पूछा हुआ है। तो हर चीज मैं वही बता रहा हूँ जो एमपीपीएससी ने पूछी है या आगे पूछने की उसकी प्रायिकता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर हमें क्या क्या मिलता है? तो देखिए 4 जानवर मिलते हैं, आप सभी को पता है। कौन कौन से? तो सर एक सिंह मिलता है हमें, अश्व मिलता है यानी घोड़ा, हाथी मिलता है, बैल मिलता है। तो ये 4 जानवर हमें किसके ऊपर देखने को मिलते हैं? अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख पे देखने को मिलते हैं। और यही भारत का क्या है? प्रतीक चिन्ह भी है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिख रखा है। तो ये बहुत बार पूछा है कि जो अशोक का स्तंभ लेख है उसमें कौन कौन से जानवर हमें देखने को मिलते हैं? तो ये 4 जानवर हमें देखने को मिलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे आते हैं। आगे देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अधिकतर किसमें? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि प्राकृत भाषा कौन सी? प्राकृत। और लिपि कौन सी? ब्राह्मी। इस लिपि में क्या लिखा गया? अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। और इसको पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक इन्हें पढ़ा था, तो वो भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक के नाम का उल्लेख है? तो भैया गुर्जरा अभिलेख में क्या है? अशोक के नाम का उल्लेख है। और गुर्जरा अभिलेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में देखने को मिलता है गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन हमें किसके द्वारा ज्ञात होता है? तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का हमें वर्णन मिलता है। और कलिंग युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व में होता है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तो जो अशोक का 3रा लघु स्तंभ लेख है उसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, पूछा गया है, याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? मैंने पहले ही पूछा था, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि किसे कहा जाता है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो सर मुद्रा राक्षस आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई थी, इंडिका मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मेगस्थनीज द्वारा उल्लेखित पर डायनिसस, क्या डायनिसस किसे निर्दिष्ट करता है? यानी मेगस्थनीज ने एक शब्द का उल्लेख किया डायनिसस, उसका अर्थ क्या था? वह किस भगवान को समर्पित था? तो वह किस भगवान के लिए था? तो शिव भगवान के लिए डायनिसस का उसने उपयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका में हमें क्या देखने को मिलता है? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। सर ने बहुत अच्छे से बताया हुआ कि भैया वहाँ पे कौन कौन से वो चलते थे, कितने भागों में उसे बांटा गया था, ये सब सर ने बताया है। तो आप पहले उस क्लास को अटेंड कर लीजिए, फिर इस क्लास को कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पहले राजा कौन थे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे पहुंचाया था? तो इसका पुत्र और पुत्री थी महेंद्र और संघमित्रा। इन दोनों को श्रीलंका किसके द्वारा पहुंचाया गया था? अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पहुंचाया गया था। तो ये पेपर में पूछा गया है पहले भी, तो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है सार्थवाह किसे कहा जाता है। कल सर ने प्रशासन पढ़ा है। कमेंट बॉक्स में आंसर दो, उसके बाद आगे देखते हैं। जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। तो देखिए किसे कहा जाता है सार्थवाह, वहाँ यानी ले जाने वाला, सार्थ यानी सब कुछ ले जाने वाला, ये सभी आप याद कर सकते हैं। तो वह कौन था, व्यापारियों के काफिले को क्या कहा जाता था, सार्थवाह कहा जाता था, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक क्या कौन था। तो मौर्य प्रशासन में जो रूप दर्शक नामक व्यक्ति था उसका कार्य क्या था, तो सर वो सिक्कों का परीक्षण करता था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पर दो भाषाओं में उसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो वो कहाँ पर हुआ है, तो सर वो कंधार शहर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था। तो मौर्य काल में जो भूमिकर था वो क्या था, तो सर जो भाग था वो क्या था, यहाँ पर मौर्य काल में भूमिकर हुआ करता था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य प्रशासन में क्षत्रिय धाता किससे संबंधित था। बताओ आंसर दो जल्दी कि मौर्य काल में क्षत्रिय धाता किससे संबंधित थे, जल्दी बताओ। अभी समझ में ही आ रहा होगा क्षत्रिय धाता, कभी आप थोड़ा बहुत इधर उधर लिंक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कौन थे क्षत्रिय दाता, जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेना का प्रधान होता था क्या, कर प्राप्त करने वाला होता था क्या, वो राजा के खजाने की देखरेख करता था क्या वो। तो सर इसका राइट आंसर क्या है कि कोष की देखभाल करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, क्षत्रिय धाता कहा जाता था, आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आइए, राजुक कौन थे, बताओ जल्दी। राजुक कौन थे, चोल राज्य में व्यापारी हुआ करते थे, मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे, गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग था, शक सेना में सैनिक हुआ करते थे। तो सर आप मौर्य शासन पढ़ा रहे हैं तो मौर्य शासन का अधिकारी होगा राजुक। ये तो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हैं कि आप नहीं लगा सकते, मेरे को ये बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, अवैध मात्रक भूमि क्या थी, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में दो। अवैध मात्रक भूमि क्या थी, आदेव मात्रक, वह भूमि जिसके बिना वर्षा के अच्छी खेती ना हो सके, बंजर भूमि, कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त भूमि, क्या ये तीन आंसर है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके उसे क्या कहा जाता था, आदेव मात्रक कहा जाता था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में सीता क्या था, एक देवी थी, एक धार्मिक संप्रदाय था, ऊसर भूमि थी, राजकीय भूमि से प्राप्त आया था, क्या था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी जल्दी देते रहो। तो इसका राइट आंसर क्या है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था, उस टाइम में सीता कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था। तो किसे सौंपा गया था, मैंने पहले भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो जो सर समाहर्ता थे उन्हें क्या सौंपा गया था, कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था, किसे कहा जाता था। क्या वह भवन निर्माण अधिकारी होता था, कृषि विभाग अधिकारी होता था, सड़क निर्माण अधिकारी होता था, या माप तोल का अधिकारी हुआ करता था, जल्दी बताइए क्या होता था, क्या होता था, जल्दी बताइए। तो सर वह कौन था, सड़क निर्माण अधिकारी हुआ करता था, एग्रोनोमाई। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी। तो सर उस दौरान पर्ण नामक मुद्रा प्रचलन में थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। यह पूछ रहा है कि राज्य का 7वां अंग कौन सा था, किसके द्वारा, जो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था उसके अनुसार 7वां भाग कौन सा हुआ करता था। तो सर 7वां भाग कौन सा हुआ करता था, मित्र हुआ करता था। अब सप्तांग सिद्धांत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो कान थे, कान को किसके बराबर माना गया था, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो कालिदास की मालवी का अग्निमित्रम, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, बत्सायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुर का त्रिकुलर, जल्दी बताओ। मैकियावेली बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, तो किससे कहती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली की
तुलना की जाती है। फिर अगला, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो सर वो था तक्षशिला, ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो सर अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। फिर अशोक के कलिंग के युद्ध से प्रभावित होकर कौन सा धर्म का अनुसरण किया, कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर अगला है, अंतिम मौर्य राजा कौन थे जिसे हराकर पुष्पमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी? और शुंग वंश ने अपने मध्य प्रदेश पे भी शासन किया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शुंग वंश ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर शासन किया है। तो कौन थे आखिरी शासक इनके? बृहदर्थ थे। फिर अगला है, इंडिका जिसने मौर्यकालीन भाषा का भारत का उल्लेख मिलता है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मैंने पहले ही बताया, मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। फिर देखिए यहाँ पर हमने आज के पूरे प्रश्न देख लिए। अब मैंने आपसे कल 3 प्रश्न पूछे थे प्रीवियस क्लास में, उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सांची स्तूप है? अभी भी आधे बच्चे विदिशा उत्तर दे रहे थे। आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं ये मुझे बताइए। क्या जो सांची है वो विदिशा जिले में आता है क्या? सांची भारत की पहली सौर सिटी बना है, ये भी मैंने उसमें पढ़ाया था आपको करंट अफेयर में, कभी नहीं देखा हो तो एक बार देखना। तो सांची स्तूप किस जिले में? तो रायसेन जिले में। इसका राइट आंसर क्या है? रायसेन। जो विदिशा बता रहे थे वो याद रखना, रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? प्रशांत सिंह है। ये सब अपनी कॉपी में वो कर लेना एड ऑन कि सर 3-3 फैक्ट बता रहे हैं तो भैया मेरे एग्जाम में आ सकता है यहाँ से, तो एक कॉपी बना के लिख लेना कि वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, क्योंकि अभी पेपर आएगा 3-4 महीने बाद, फिर आप ढूंढते फिरेंगे। फिर भड़म सेलम किस जनजाति से? तो भड़म सेलम मेनली किससे? भारिया जनजाति से, जो कहाँ पर निवास करती है? छिंदवाड़ा के पातालकोट में निवास करती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अशोक का गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तीसरा है, मध्य प्रदेश में कितनी अति पिछड़ी जनजातियां हैं? ये तीन ही क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हाल ही में हुई है 3-4 दिन पहले, तो बिल्कुल करंट से कनेक्ट होकर मेरे को आंसर चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हमने हमारी प्रीवियस किताब में से पढ़ के आपको आंसर दे दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा मौर्य साम्राज्य की मैंने पूरी कहानी बता दी। अब सर जैसे ही आगे की कहानी कंप्लीट करेंगे मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।